हेलो मेडिकोज, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग पिछली क्लास में थायराइड के बारे में बेसिक्स जान लिए थे। ओके, तो आज हम लोग को मेनली इसमें ड्रग्स का नाम पढ़ना है। ओके, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ पे कंप्लीट किया था? ओरल बायो अवेलेबिलिटी, मतलब थायराइड का जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं तो उस मेडिसिन का बायो अवेलेबिलिटी कितना होता है। जब भी हम लोग ओरल रूट से मान लो दवा लिए, ठीक है, तो उसमें 75% जो है वह अवेलेबल होता है मेडिसिन, मतलब ठीक करने के लिए। तो बाकी का कहाँ गया? तो बाकी का ऑर्गन जो होते हैं हमारे, जैसे लीवर हो गया, लंग्स हो गया, तो ये सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, तो ठीक है, फिलहाल बस इतना याद रखिए 75% होता है। और वो अगर सीवियर हाइपोथायराइडिज्म का केस है तो उसमें और घट सकता है। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म अगर है सीवियर तो उसमें क्या हो सकता है? घट सकता है। ओके, तो यह हो गया हमारा बायो अवेलेबिलिटी। ओके, अवेलेबिलिटी। अब देखो, इसको हम लोग खाली पेट देते हैं, एम्प्टी स्टमक में क्यों देते हैं? हमने बताया था जब भी दवा लेंगे तो इसका इंटरेक्शन ना हो किससे? फूड से। इसको रोकने के लिए हम लोग इसको एम्प्टी स्टमक में देते हैं, बस ये लॉजिक है। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने देख रखा था। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ड्रग्स का। तो ड्रग्स देखिए हम लोग जो पढ़ते हैं, अच्छा ड्रग्स का एक बात मैं बता देता हूँ, ड्रग्स का बहुत सारा मैकेनिज्म पे काम करता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे ये थायराइड फॉलिकल है मान लीजिए, ये आयोडीन जो है यह एंटर करता है ना, तो एक ये मैकेनिज्म हो गया। अब मान लो अगर इसको हम रोक दें, थायराइड फॉलिकल में आयोडीन का कमी हो जाएगा, है ना। अगर हाइपर थायराइडिज्म का केस है जिसमें T3 T4 का लेवल हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए अगर हाइपर थायराइडिज्म का केस है तो उसमें हमको आयोडीन को कम करना पड़ेगा। तो इसको एंट्री ही ना होने दे, इसको इंटर ही ना होने दे, या थायराइड फॉलिकल है इसमें, तो वैसा हमको मेडिसिन यूज करना पड़ेगा। तो यही मैकेनिज्म है, बहुत सारे मैकेनिज्म है इसके, ठीक है। तो उसी मैकेनिज्म के बेसिस पे हम लोग दवा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिज्म का मैंने ये कुछ ज़्यादा बताया नहीं है, बस नाम बता दिया, ठीक है। इसका मेडिसिन का नाम हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, बट ठीक है। अब देखिए, पहला जो है, पहला ग्रुप का मेडिसिन है वह है परक्लोरेट, थायोसाइनेट, परटेक्टिनेट, ठीक है। तो ये सब क्या है पता है? ये सब क्या करते हैं? अभी जस्ट जो मैंने बताया था, आयोडीन जो फॉलिकल में आते हैं उस फॉलिकल में जाने से ही रोक देते हैं, ठीक है। कौन कौन? परक्लोरेट, थायोसाइनेट एंड परटेक्टिनेट। तो इस तरीके से जब आयोडीन एंटर ही नहीं करेगा तो फिर हमारा थायराइड ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका दिक्कत क्या है? यह क्लिनिकली ज़्यादा यूजफुल नहीं है। क्यों नहीं करते हैं पता है? क्योंकि यह टॉक्सिक नेचर होता है, इनका टॉक्सिक है, जैसे हिपैटोटॉक्सिक, मतलब लीवर को डैमेज कर सकता है, टॉक्सिसिटी फैला सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसका यूज कम करते हैं, बट कम करते हैं। तो परक्लोरेट, थायोसाइनेट एंड परटेक्टिनेट। ओके, तो ये हो गया। इनका मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे एक बता रखा है, आयोडाइड ट्रैप इनहिबिटर। ये जो आयोडीन है इसको इसमें थायराइड फॉलिकल में ट्रैप होने से बचा देता है। इस तरीके से हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म ठीक हो जाता है। ओके, अब मैंने दूसरा बताया सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड लुगोल्स आयोडीन, ठीक है। तो सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, लुगोल्स आयोडीन ये क्या करते हैं? यह हार्मोन रिलीज इनहिबिटर है। जैसे यह थायराइड फॉलिकल में हार्मोन बन गया था T3 एंड T4, अब यहाँ से रिलीज होगा, तो यह रिलीज ही नहीं होने देते हैं। सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड लुगोल्स आयोडीन, तो हार्मोन रिलीज को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा ग्रुप का दवा। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल एंड PTU, डेट इज द प्रोपाइल थायोयूरेसिल। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग करते हैं हार्मोन बनना ही रोक देते हैं, हार्मोन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। हार्मोन नहीं बनेगा, सोचो T3 T4 अगर बनना कम हो गया तो फिर हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा ना। तो इस तरीके से ये भी मेडिसिन हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब एक और है, इसके अलावा बीटा ब्लॉकर हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, फिर से स्टेरॉइड्स यूज कर सकते हैं, जैसे प्रोप्रेनोलॉल बीटा ब्लॉकर। हम लोगों ने पहले पढ़ा था बीटा ब्लॉकर के बारे में। बीटा ब्लॉकर क्या होता है? बीटा ब्लॉकर जो होता है वह हम लोग बहुत सारे कंडीशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है, मेनली सिंपैथेटिक एक्टिविटी वाला वगैरह में, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर में मोस्ट कॉमनली यूज यहाँ पे है कौन सा है? प्रोप्रेनोलॉल। और बीटा ब्लॉकर को कैसे पहचानते हैं? LOL जिसके लास्ट में हो, लोल। ओके, तो ये हो गया हमारा बीटा ब्लॉकर। तो मोस्ट कॉमनली कौन सा है? प्रोप्रेनोलॉल। उसके बाद प्रोपाइल थायोयूरेसिल मैंने बता ही रखा है अभी। फिर से प्रेडनिसोलोन, ये भी एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है और इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यह क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेडनिसोलोन हो गया।
अब इसके अलावा जो हम लोग यूज करते हैं डैट इज़ द, अगर मान लो कुछ वैसा कंडीशन हो गया जिसमें हमको इसको हटाना ही पड़ेगा, किसको, ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को ही हटाना पड़ रहा है, तो फिर उस कंडीशन में हमको ये करना पड़ेगा, क्या, आयोडीन 131 का से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आयोडीन 131 जो है यह एक रेडियो एक्टिव है, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है आयोडीन 127, आयोडीन 127 जो है यह एक नॉर्मल आइसोटोप, मतलब नॉर्मल है ये, और इसी का आइसोटोप क्या है, 131 रेडियो एक्टिव आइसोटोप। आयोडीन 131 यह क्या करता है, यह डिस्ट्रॉय कर देता है थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। कैसे डिस्ट्रॉय करता है, तो इसमें अल्फा रेज होते हैं, बीटा रे होते हैं, इनका अपना अलग अलग फंक्शन है, छोड़ दीजिए उतना, फिलहाल इतना याद रखिए, या गामा रे निकालते हैं, ठीक है, और इससे डिस्ट्रॉय कर देते हैं थायराइड ग्लैंड को। तो थायराइड ग्लैंड ही खत्म हो गया, खुद सोचो ग्लैंड ही खत्म हो गया तो हार्मोन जो उससे निकलने वाला था वो भी कंप्लीट खत्म हो जाएगा ना, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग जो पढ़ना है वह पढ़ना है, देखिए T3 और T4 जो है, हम लोग T3 T4 क्या है, हार्मोन है। अगर हार्मोन का हमारे बॉडी में कमी हुआ है या फिर ज़्यादा हुआ है, उसी की वजह से तो ये मतलब हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है। अगर ज़्यादा हो गया तो दैट इज़ द हाइपरथायराइडिज्म, कम है तो हाइपो, है ना। अगर ज़्यादा है तो उसको घटाना पड़ेगा, अगर कम है तो उसको देना पड़ेगा, मतलब रिप्लेसमेंट होता है ना, कुछ इस तरीके से। तो T3 का जो मेडिसिन हम लोगों ने बनाया था, मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म है T3 का, आर्टिफिशियल जो मैन्युफैक्चर्ड है वह है लियो, LIO, थायरोनिन, थायरोनिन, ओके, T3 का। और T4 का है डैट इज द लीवो, L स्मॉल एल, लीवो थायरॉक्सिन सोडियम। तो यह मेडिसिन का नाम है किसका, T3 के लिए और T4 के लिए। ओके, तो ये देख लीजिएगा, T3 का क्या है, लियो थायरोनिन, एंड T4 का क्या है, L थायरॉक्सिन। तो हम लोगों ने अभी क्या हम लोग देखें ड्रग्स में, तो ड्रग्स का नाम, डायरेक्ट ऑफ ड्रग्स का नाम देते हैं। मेडिसिन थोड़ा बहुत मैंने बताने की कोशिश किया है किस तरीके से काम करते हैं, बट आपको मेनली मेडिसिन का नाम जानना है, ठीक है। ठीक है, परक्लोरेट, थायोसाइनेट, परटेक्टिनेट, ये लोग टॉक्सिक है। कौन सा टॉक्सिक, पैरोटॉक्सिक मेनली। ओके, फिर सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ग्लूकोल्स आयोडीन, ये लोग क्या कर रहे थे बता रखा है। फिर से उसके बाद कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल, ओके, एंड प्रोपाइल थायोयूरेसिल, ये भी मैंने बता रखा है। उसके बाद बीटा ब्लॉकर में यूज कर सकते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली जो है प्रोप्रेनोलॉल यूज करते हैं। प्रोपाइल थायोयूरेसिल हो गया, प्रेडनिसोलोन, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ठीक है, तो ये सब यूज करते हैं। उसके बाद मैंने बोला अगर ग्लैंड को ख़त्म करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आयोडीन 131 यूज करते हैं, आयोडीन 131 यूज करते हैं। ओके ओके, तो उसके बाद T4 के लिए कौन सा आर्टिफिशियल है, मतलब मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म, L थायरोनिन है, और T3 के लिए कौन सा है, लियो थायरोनिन है। ओके, यहाँ तक हम लोग बात कर रखे हैं। अब देखिए प्रेगनेंसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी मेडिसिन है, अगर आपको प्रेग्नेंट वोमेन को देना होता है तो बहुत सोचना पड़ता है कि कौन सा मेडिसिन इसको दिया जाए और कौन सा ना दिया जाए, ठीक है, क्योंकि उस कंडीशन में हम लोग दो पेशेंट को एक साथ इलाज कर रहे होते हैं। एक तो बच्चा जो प्रेग्नेंट मतलब वोमेन है तो उसके अंदर बच्चा है ना, तो उसको भी इलाज करना है, मतलब उसके भी माल फॉर्मेशन ना हो जाए, इसको चेक करना है, और प्लस में लेडी तो है ही। ओके, तो इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं उसमें बहुत सारे ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन, है ना, तो उनका ट्राइमेस्टर, तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अगर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो आँख मूंद के उसको आप PTU दीजिए, मतलब प्रोपाइल थायोरेसिल जो मैंने बताया है वो चलेगा थायराइड के लिए, ठीक है। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है तो फिर कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल देते हैं। अगर ट्राइमेस्टर मेंशन नहीं किया तो प्रोपाइल थायोरेसिल दे दीजिए, क्योंकि उस कंडीशन में आपके लिए ये बोला जा रहा है, ये मान कर चलिए जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ही है। ओके, अब देखिए जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आयोडीन 131 का काम क्या है, या डिस्ट्रॉय कर देता है थायराइड ग्लैंड को। खुद सोचो भाई, डिस्ट्रॉय मतलब थायराइड ग्लैंड को ही ख़त्म कर देगा तो फिर दिक्कत हो सकता है ना थोड़ा बहुत, तो इसलिए हम लोग प्रेग्नेंट वोमेन में यह कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है। आयोडीन 131 क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक बात मैं बताने वाला हूँ, हाइपरथायराइडिज्म, अगर मान लो कोई पेशेंट आया है, ठीक है, अगर कोई हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट है तो आप उसको देख के कैसे पहचानोगे जो सर ये हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट है, तो उसको देख के ये पहचान मतलब आराम से पहचाना जा सकता है, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए AC का रूम है, AC वाला रूम है और उसमें भी उसको पसीना चल रहा है भाई, ठीक है, अगर AC का रूम है उसमें भी उसको पसीना आ रहा है तो इसका मतलब ये इंडिकेशन दे रहा है जो इसको थायराइड हो सकता है, ठीक है।
हालांकि हम लोग तो उसको हार्मोन लेवल चेक करने के बाद ही कंफर्म बताएंगे क्या है, बट ये सब क्या है बता सकता है। जैसे हीट इंटॉलरेंस वही हुआ, एसी में भी उसको गर्मी लग रहा है, ठीक है। फिर से वेट लॉस आपको पता चलेगा, जो इसका वेट लॉस हो गया, वेट लॉस है। उसके बाद सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा रहेगा, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, हाइपरटेंशन का पेशेंट है ना, इस तरीके से हार्ट रेट बढ़ा रहेगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा रहा है, सब बता रखा है मैंने। तो ये सब कंडीशन है, तो फिर यह हाइपरथायराइडिज्म का कंडीशन है, ये 3 चीज़, ठीक है। अब इसमें क्या बताएंगे, बोलेंगे इसका ये टेस्ट लिखेंगे T3 T4 TSH। तो इसमें हम लोग जब रिपोर्ट आता है तो उसमें जब हम लोग देखेंगे तो इसका लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेवल में देखेंगे T3 T4 या तो बढ़ा होगा या फिर नॉर्मल है, हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या बढ़ा भी हो सकता है या फिर नॉर्मल भी हो सकता है। बट TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये कंफर्म बताएगा, अगर घटा हुआ है तो हाइपरथायरॉयडिज्म है, ये कंफर्म बताएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर घटा हुआ है तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया पेशेंट किसका है, हाइपरथायरॉयडिज्म का है। ओके, चलिए ये छोटी सी बात मैंने बता दिया यहाँ पे। चलिए अब एक पॉइंट और देख लेते हैं। देखिए नॉर्मल पर्सन जो होता है, नॉर्मल पर्सन में हम लोग अगर नमक ना खाएं, मतलब आयोडीन होता है ना उसमें, मेनली हम लोग इसी के लिए मतलब नमक लेते हैं, है ना। तो उसमें आयोडीन जो होता है इसके लिए लेते हैं। अगर हम लोग नमक ना खाएं तो क्या कोई दिक्कत है? देखिए कुछ दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, पता है आपको क्यों? क्योंकि नॉर्मल पर्सन जो होता है उसमें T3 और T4 जो है वो स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मैंने बताया था जो T3 और T4 जो है फॉलिकल में स्टोर भी होता है और बनता भी है ना। तो वहाँ पे जो स्टोर फॉर्म है उस फॉर्म में वह जो है, मतलब स्टोर फॉर्म में जो है T3 और T4 वह 1 से 2 सप्ताह के लिए 1 to 2 वीक्स, मतलब 15 दिन तक आपके लिए वह सिग्निफिकेंट है, सफिशियंट है, ठीक है। उसके लिए सफिशियंट है, मतलब 15 दिन तक आपको कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हो या ना हो वो अलग बात है, बट इतना दिन तक आपको कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो ये याद रखना है, एक छोटा सा नॉर्मल सा ये याद रखिए। उसके बाद मैं एक पॉइंट और बताता हूँ। एक था थायराइड स्टॉर्म, पीछे आपने देखा था यहाँ पे थायराइड स्टॉर्म था। ओके, थायराइड स्टॉर्म क्या होता है मैं बता देता हूँ। थायराइड स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब समझ रहे होंगे, कुछ ना कुछ तूफानी होने वाला है, ठीक है। तो थायराइड स्टॉर्म का मतलब ये होता है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ कंडीशन है, जिसमें क्या होता है जब भी कभी कभी क्या होता है थायराइड को अगर अनट्रीटेड है, मतलब हम लोगों ने ट्रीट ठीक से नहीं किया या फिर पूरा मेडिसिन नहीं लिया, ठीक है, अंडर ट्रीटेड है, तो उस कंडीशन में क्या होता है बहुत ही ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा उसको, है ना, मतलब इनटॉलरेबल, वो टॉलरेंस नहीं कर पाएगा, इतना टेम्परेचर गर्मी लगता है उसको। फिर से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, फिर से हार्ट रेट बढ़ जाता है। ये सब जो कंडीशन है, ये सब ही कंडीशन को हम लोग बोलते हैं थायराइड स्टॉर्म। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, मेडिसिन मेनली आपको जानना था इसमें, तो मेडिसिन देख लीजिए फिर से। ओके, परक्लोरेट, थायोसाइनेट, परटेक्टिनेट, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, लुबोल्स आयोडीन, कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल, PTU दैट इज द प्रोपाइल थायोरेसिल, ठीक है, प्रोप्रानोलॉल, प्रेडनिसोलोन। ओके, उसके बाद मैंने बताया था आपको आयोडीन का रेडियो एक्टिव आयोडीन, वो क्या करता है बीटा रेज, अल्फा गामा रेज ये सब निकालते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ग्लैंड को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। कुल मिला के कैंसर वगैरह में ये सब यूज किया जाता है। उसके बाद एल थायरोक्सिन मैंने बता रखा है, ये T4 का मॉडिफाइड फॉर्म है। T3 के लिए हमको मेरे पास क्या है, लायोथायरोनिन है। ओके, ये सब मैंने बता दिया। उसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दे सकते हैं PTU, सेकंड थर्ड में कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैंने बताया था हाइपरथायराइडिज्म को कैसे पहचानेंगे, ये सब है हिंट आपके लिए। फिर नॉर्मल पर्सन में मतलब 1 से 2 सप्ताह तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थायराइड स्टॉर्म उसके बाद मैंने बता दिया। ओके, ठीक है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गेट कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। ओके, और हमने इसमें बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिया, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गेट कनेक्टेड। ओके।